सो है गाइज, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट टुडे आई एम गोना स्टार्ट अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री। दोस्तों, आप सभी ने क्लास 12th की हिस्ट्री को जो बहुत प्यार दिया पहले चैप्टर को, मुझे पता है बहुत से बच्चों को, जो बच्चे 11th से 12th क्लास में गए उनकी डिपेंडेंसी ई पाठशाला के चैनल पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए मैं समय समय पे पूरी टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। ये चैप्टर सेकंड है, थीम 2 वीडियो का पहला पार्ट है और हिस्ट्री के अंदर हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम देख सकते हो आप, किंग्स, फार्मर्स एंड द टाउन्स, यानी कि राजा, किसान और नगर। बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लगभग 600 BC से लेके 600 BCE से लेके 600 आप CE बोल लीजिए या AD बोल लीजिए, यहाँ तक की स्टडी करेंगे। तो मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला के चैनल पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ डेली अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। अगर इस वीडियो पे आपने मुझे 500 लाइक दिए, हालांकि आपने मुझे लास्ट वीडियो पे 1000 लाइक से ऊपर दिए थे, आपने मुझे इस वीडियो पे 500 लाइक दिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वीडियो का अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। नोट्स की प्रॉब्लम मैंने ख़त्म कर दी है। टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको जल्द से जल्द नोट प्रोवाइड होंगे। इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरी तरीके से चैप्टर के बारे में। बेसिकली चैप्टर मैंने लास्ट ईयर से थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे से बताने की कोशिश करी है। ज़्यादा कुछ इसमें आपको समझना नहीं है, बेसिक टर्म जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने उस पर ही फोकस कर लिया तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ जाएंगे। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो मौर्य एम्पायर की और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताता है। कहने का मतलब है जो ये वाला टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइम पीरियड में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कितने से कितने टाइम पीरियड पे मौर्यन एम्पायर कब आया था, उसने कैसे फाउंडिंग करी थी, कौन कौन से धर्म थे, प्रेजेंट टाइम का इसका रिलेशन क्या है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद इसे बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री बोल सकते हैं आप लोग की शुरुआती समय की हिस्ट्री जब क्रिएट हो रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड पे आपको जो भी सबूत मिले हैं उनका सबूत आपके पास रिटर्न नहीं है, सिर्फ आपने एजम्पशन कर रखा है। आपने सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणी बेस पे जो भी चीज़ें आपको मिल रही है आपने उस पर अंदाज़ा लगा रखा है। बट दिस इज़ द टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड पे हमें काफ़ी हद तक चीज़ें लिखित मिल गई थी, इसलिए हमने इसको रिलेट करा। उसके बाद ये CE की बात करें, AD की बात करें, तो इस टाइम पीरियड पे गुप्ता डायनेस्टी जो है वो काफ़ी हद तक रिलेट हो रही थी। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चों को 12th क्लास में बहुत कन्फ्यूजन रहती है वो ये रहती है कि मौर्य डायनेस्टी की फाउंड करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के अंदर एक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो भाई दोनों में कम से कम आप देख सकते हो कितने साल का डिफरेंट है। मतलब ये कहाँ 322 से लेके 298 CE के टाइम पीरियड की बात है, और ये कहाँ आप देख सकते हो 319 से लेके लगभग 350 CE के टाइम पीरियड की बात है। तो लगभग इनके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, वो मैं बता सकता हूँ कि इनके बीच का टाइम पीरियड लगभग देखा जाए तो भाई कम से कम इनके बीच में लगभग 1000 साल का गैप है। तो दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट मत कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मेरे से लास्ट ईयर भी बच्चों ने पूछा था, तो मैंने उनको बताया था कि भाई बहुत डिफरेंट है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, और ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर इस टाइम पीरियड पे और इस टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे स्टेट बने थे, उस टाइम पीरियड पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होती थी, कैसी कैपिटल्स होती थी, राजा अगर अपने स्टेट्स में राज कर रहे तो किस प्रकार के करते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेन कोटेशन मिल गया होगा कि चैप्टर के अंदर क्या है। गुप्ता डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसके बीच में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा वो आप जब वीडियो आगे चलती रहेगी तो आपको समझ में आता रहेगा। ओके, तो अब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं।
तो आपने पहले चैप्टर के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर ली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर हम देखें तो ये बोला जाता है 2600 से लेके 1900 बीसी के टाइम पीरियड की बात, और इसके लगभग 1500 बीसीई की बात करें, अगर हम इसमें से घटा दें, अगर हम 19 में से 15 घटाते हैं तो आपको पता है ना लगभग कितना बचता है, 4 बचता है। अब 4 बचता है तो हमने भी लगभग क्या कहते हैं 600 बीसीई के टाइम पीरियड की तो बात कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब ये मोटा मोटा अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद जब ये सभ्यता लुप्त हो गई थी, तो उस टाइम पीरियड के बाद जब अर्ली सेटलमेंट होना चालू हुआ था, मानव जाति एक स्थान पे रुक के एग्रीकल्चर या और भी चीज़ें करने लगी थी, तो क्या क्या थी, मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब। 1900 बीसी के टाइम पीरियड में तो हमें समझ में आया था कि ये लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इस टाइम पीरियड पे सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी अगर मानव अस्तित्व में आया होगा तो उसके कुछ सालों तक क्या क्या बदलाव आए थे, तो क्या बदलाव आए थे, ऋग्वेद जैसी चीज़ों को कंपोज किया गया था, ऐसा लोगों का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या उनके ट्रिब्यूटरीज के पास, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले मानव सभ्यता अस्तित्व में आई थी, तो यहीं पे लोगों ने फिर बाद में ऋग्वेद जैसी चीज़ों को लिखा होगा। दूसरे क्या बदलाव मिले, हमें पेस्टोलिस पॉपुलेशन देखने को मिली। लास्ट टाइम पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि पेस्टोलिस का मतलब क्या होता है। भाई ऐसे लोग जो चरवाहे होते हैं, अगर मान लीजिए कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए मोहनजोदारो में कोई व्यक्ति रह रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ पे मोहनजोदारो की डायनेस्टी खत्म होगी तो क्या पता वो चरवाहों ने माइग्रेट करते करते वो साउथ में पहुंच गए हो, है ना, तो इन्हें हम चरवाही आबादी भी बोलते हैं, ठीक है ना, चारागाही आबादी, ऐसे सबूत हमें मिले। मतलब हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के लगभग 1000 से 1500 यानी कि 1500 ईयर्स की अगर बात करें तो लगभग मोटा मोटा हमें ये सारे सबूत मिले, हमें एग्रीकल्चर सेटलमेंट भी मिले उसके बाद, और उसके बाद हमें ये, हाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड के ऊपर लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत क्रिएट करी थी, बुक के अंदर भी इसे लिखा हुआ, इसे मेगालोथिक बोलते, ठीक है, मेगालोथिक के सबूत हमें मिले। मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, वो तो उससे पुरानी सभ्यता हमें मिली ही नहीं आज तक, और हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गई तो उसके बाद जब इंसानों ने कहीं रुक के बड़ी बड़ी पत्थरों की संरचनाएं बनाई, बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ घर बनाए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, तो जिन पत्थरों से बनाया जाता था ना, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से जिनसे संरचनाएं बनाई जाती थी, उन्हें मेगालोथिक एज बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, महापाषाण काल, ठीक है ना। तो मतलब हमें सबूत क्या मिले, हमें सबूत मिले कि जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी तो हमें मेगालोथिक जैसे पत्थरों से बने हुए विशाल विशाल स्ट्रक्चर मिले, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कोई सभ्यता हुई होगी, अस्तित्व में आई होगी, और ये सारे सबूत हमें देखने को मिले। मतलब ये कौन से सबूत है बच्चों, ये वो सबूत है जब हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, और लगभग उससे हमने 1000 से 1500 बीसी के टाइम पीरियड में बदलाव देखे, ये सारे बदलाव हमने देखे। अब जब बदलाव ये सारे हो रहे थे तो भाई इस सभ्यता में, और जब 1000 से 1500 हजार सभ्यता आगे बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आएंगे ना, तो कुछ ना कुछ बदलाव जो आए वही इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई हम लोग 600 लगभग 600 बीसी के टाइम पीरियड का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इससे लगभग देखेंगे तो लगभग 1000 से 1500 का टाइम पीरियड इसके बाद का है, और ये सबूत हमें बताते हैं कि मेगालोथिक जैसी चीज़ें कि भाई अर्ली टाइम पीरियड में जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई होगी तो लोग आए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा, और मैं बीच में अभी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर भी करते चलिएगा। अगर आपको चैप्टर इंटरेस्टेड लग रहा है तो अभी बहुत कुछ इंटरेस्टेड है, मैं आगे बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ वीडियो में। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हुई, जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमने न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स देखने चालू करे, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे तो लोगों ने टाउन्स एंड किंगडम बनाए नहीं थे, ये सभ्यता इतनी से ही सिमट गई थी। लेकिन अर्ली टाउन्स एंड किंगडम्स, इन सारी चीज़ों से लोगों ने क्या करा, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लग गई, लोग एक प्लेस पे रुक के सेटलमेंट करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, और ये सारे सबूत थे। तो यहाँ पे आपने आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें देखी थी, और हमने देखा था कि लेट मौर्यन एम्पायर के बाद लगभग सभ्यता खत्म हो गई थी, और हमने लगभग 1000 से 1500 बीसी के टाइम पीरियड का बदलाव देखा, और दैट इज़ वाई अब हम
600 BCE के टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं, ठीक है, वो आपको दिख ही जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हमें ये सारी चीज़ें जानकारी मिल रही है तो हमें देखो, हड़प्पा सभ्यता में हमें कुछ रिटर्न में प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन हमें जो जो चीज़ें मिलती रही हमने उनसे अंदाज़ा लगाते रहे। लेकिन 600 BC का टाइम पीरियड तो ऐसा टाइम पीरियड था कि लोगों ने उस टाइम पीरियड पे चीज़ों को इकट्ठा करना, रखना, सबूत छोड़ना चालू कर दिया था। तो वो सारे सबूत अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमें उनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, हमें उनके टेक्सेस की चीज़ें मिलती है, चाहे ऋग्वेद हो गया, चाहे कोई बुक हो गई, और उसके हमें कॉइन्स के सबूत मिलते हैं, हमें विजुअल मटेरियल्स मिलता है, जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इन सारी चीज़ों से हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई, अर्ली टाइम पीरियड में मनुष्य 600 BC के टाइम पीरियड तक काफ़ी हद तक सेटल्ड हो चुका था। लोगों ने स्टेट्स, राज्य, कैपिटल्स, राजा, गणराज्य, ऐसी चीज़ों की स्टैब्लिशमेंट करनी चालू कर दी थी। तो वो चीज़ें हमें इन सभी चीज़ों से मिलती है। एक बात आप याद रखना, जो बच्चे हिस्ट्री के हैं, कभी भी कोई भी सभ्यता अगर आपको फाइंड आउट करनी है और कोई भी सभ्यता अगर किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है तो ऐसे सबूत तो कंपलसरी हैं। देखो, इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है रिटर्न चीज़ों का और जो चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, उन दोनों को मिला के अगर कोई इतिहास बनाया जाएगा जब भी तो कोई इतिहास बनेगा ना। सिंपल सा लॉजिक आपने समझना है। इतिहास का मतलब यही होता है कि रिटर्न कागज में कुछ मिला हो और उससे रिलेटेड कुछ हमें फॉसिल्स या इंस्क्रिप्शन मिल जाए, उन दोनों को जोड़ के अगर हम कोई चीज़ बना ले, वो इतिहास होती है ना। तो इतिहास होती है, तो हमें ये सारी चीज़ें हमें मिली थी। आप चैप्टर को आगे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। 500 लाइक का टारगेट हमने कहा है, जितनी जल्दी आप 500 लाइक मुझे इस वीडियो पे पूरी करके देंगे, मैं उतनी ही जल्दी आपको वीडियो का अगला पार्ट ज़रूर दूंगा। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग कि 6th सेंचुरी BC वॉज अ टर्निंग पॉइंट। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो तो 1900 BC के टाइम पीरियड की बात थी। अब इसे 6th सेंचुरी बोल लीजिए या 600 BCE बोल लीजिए, बात यही है। अब ये जो टर्निंग पॉइंट था, हड़प्पा सभ्यता के कंपैरिजन में टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमें क्या क्या चीज़ें मिली? हमें लोहे का यूज़ मिला। आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का यूज़ नहीं करते थे। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉइनेज, दैट मीन्स इस टाइम पीरियड में हमने देखा, इससे इस टाइम पीरियड तक मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा, इस टाइम पीरियड पे हमने ये देखा कि यहाँ पे पहले सिक्कों का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में इतना नहीं था, लेकिन इस टाइम पीरियड पे सिक्कों का प्रचलन सोने के सिक्के तक हमने देख लिए थे। उसके बाद स्टेट का, नए शहरों का, नए राज्यों का उदय हुआ और नए धर्म बने, जैनिज्म और बुद्धिज्म। हिंदुज्म की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उस समय लोग रिचुअल्स की चीज़ों को मानते थे, रिलीजियस बिलीव करते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड पे हमें ज़्यादा भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, ना ही कोई धर्म के बारे में समझ में आया, ना ही कोई रिलीजन के बारे में समझ में आया। लेकिन इस टाइम पीरियड पे हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसी चीज़ें सामने देखने को मिली थी। इन सब की चीज़ें मैं पूरी बताऊँगा आपको, सब कुछ बताऊँगा। दैट इज़ वाई हम ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आपको बताना है कि 6th सेंचुरी BC वाई इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। तो आप सेम पॉइंट जो हिंदी में लिख सकते हैं। नोट चाहिए तो फिर टेलीग्राम का मैंने लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके ज़रूर जुड़िएगा। मैं जो भी अपडेट होती है वो शेयर करता ही रहता हूँ। अच्छा, अब ये टाइम पीरियड अगर टर्निंग पॉइंट था और इस टाइम पीरियड पे इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं इस सभ्यता के कंपैरिजन में मैं बोल सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। इस टाइम पीरियड पे लोगों ने डेवलपमेंट कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से एट प्रेजेंट टाइम हमारे भारत में अलग अलग राज्य है, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से यही है, आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अभी कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। ये एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है, जो बच्चे पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, ज़रूर कमेंट करिएगा। आप नोटिस करेंगे जितने भी स्टेट और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पे अलग अलग किंग्स या राजा हमें देखने को मिलते हैं, सीएम या गवर्नर या कुछ भी देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हम अर्ली स्टेट्स की बात करें तो उस समय उन्हें महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद क्यों कहा जाता था? जन का मतलब क्या होता है भाई? जन मतलब लोग, पीपल। पद का मतलब क्या होता है? पैर। तो जहां लोगों के पैर पड़ जाए उसे हम जनपद बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं।
और महाजनपद किन्हें बोला जाता है? लोगों के पैरों के समूह जहाँ बहुत सारे हो जाए उन्हें महाजनपद कहा जाता है। तो इस तरीके से महाजनपद क्रिएट हुए। और अर्ली टाइम पीरियड में, जैसे एट प्रेजेंट टाइम हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उस टाइम पीरियड पे हमारे पूरे के पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 16 ही महाजनपद थे। आप महाजनपद बोल लीजिए इन्हें, और या तो आप इन्हें स्टेट्स बोल लीजिए, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपदों के नाम अर्ली टाइम पीरियड में कुछ और थे। काशी, कोशाला, है ना, अंगा, मगधा, वजी, माला, चेडी, वस्ता, कुरु, पांचाल, मत्स्य, ऐसे बहुत सारे, मतलब ये सारवंती, गांधारा, तो ये सारे मैंने मैप में दिखाए हुए हैं, आप ये सब मैप में देख सकते हैं। अच्छा, इसका एक सिंपल तरीका आपको याद रखने का ये है, जो बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि नोट्स तो खैर हम प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ नोट भी बनाने हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल ढंग से देखा करें। कोई क्वेश्चन है कमेंट करिए, आप इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट करिए, टेलीग्राम पे हमें कमेंट करिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। यहाँ पे 16 महाजनपद तो हैं, लेकिन इनकी कैपिटल, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी कैपिटल जाननी ज़रूरी होती है। और बच्चे जो फिर एट प्रेजेंट टाइम, इनका अभी नाम कुछ और है एट प्रेजेंट टाइम पे, और वो कहाँ के हिस्सों में ये है, तो मैंने बच्चों को याद करने के लिए क्या कर दिया, मैंने बिल्कुल इसमें लिख दिया है सारा, ये सारा मैंने लिख दिया है कि भाई किसकी कैपिटल क्या थी, इस महाजनपद को किस नाम से पुकारा जाता है, और एट प्रेजेंट टाइम इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है ना, ये 16 महाजनपदों की लोकेशन है। अच्छा, जितने भी स्टेट होते हैं, मान लीजिए अवंती एक स्टेट है, तो भाई इस अवंती के अपने फीचर्स होंगे, इसके अपने फीचर्स होंगे, इसके अपने फीचर्स, सबके अपने फीचर्स होंगे ना कुछ। तो ये 16 महाजनपद थे एट प्रेजेंट टाइम पे, उस टाइम पीरियड पे उनकी कैपिटल ये थी, और एट प्रेजेंट टाइम पे इनका लोकेशन हमें ये देखने को मिल सकता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। 16 महाजनपद, इतने बड़े महाजनपद उस समय पे क्रिएट हुए थे, तो उन सभी महाजनपद के फीचर्स क्या थे? तो सबसे पहले तो 6th सेंचुरी में पाए गए थे, ठीक है ना। यहाँ पे 6ठी शताब्दी के टाइम पीरियड में 16 के 16 महाजनपद पाए गए थे, ये वो वाला टाइम पीरियड था, ठीक है। और दूसरी बात, इन सभी महाजनपदों में से जितने भी महाजनपद हुआ करते थे, क्योंकि 16 महाजनपद है तो 16 महाजनपदों का कोई स्पेशल राजा नहीं होता था। लोगों का ये मानना है कि इन 16 महाजनपदों की अगर बात की जाए तो इन 16 महाजनपद में या तो ग्रुप ऑफ पीपल राज किया करते थे, ऐसे कुरु के अंदर, है ना, कुरु के अंदर क्या था भाई, पांडव, और साथ में क्या कहते हैं, पांडव के साथ साथ दूसरे और लोग भी थे जो राज करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल राज करते थे, कौरव और पांडव। वो बाद में महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद वो सीन अलग हो गया, लेकिन आप वीडियो का अगला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ग्रुप ऑफ पीपल भी राज किया करते थे, और या तो ऐसे कहते थे कोई पर्टिकुलर बंदा राज करता था, जैसे कि मगध के अंदर, काशी के अंदर, ऐसी जगहों पे था। तो ये तो किंग्स हुआ करते थे या संघ्स हुआ करते थे, जिन्हें आप गण बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप प्रेजेंट टाइम से भी रिलेट कर सकते हो। दूसरा, जितने भी राज्य हुआ करते थे उनकी जो भी कैपिटल होती थी ना, जो भी कैपिटल, उनको बहुत अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड किया जाता। फोर्टिफाइड का मतलब होता है राजधानी को अच्छी तरीके से किले बंद कर देना। जैसे भारत है, भारत की राजधानी क्या है भाई, भारत की राजधानी सभी को पता है दिल्ली है ना। अब भारत की राजधानी अगर दिल्ली है तो आप देखेंगे दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया ताकि बाहर के लोगों का एंट्रेंस इतनी जल्दी से, आप देख सकते हो बॉम्ब ब्लास्ट कहीं और हो सकता है पर दिल्ली में चांसेस कम होते हैं। तो क्यों? क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड से हमने अपने इतिहास से ये चीज़ सीखी है कि कैपिटल को मजबूत रखना जरूरी, क्योंकि राजा वहीं पे ही रहता है ना। इसीलिए तो जितने भी महाजनपद थे, एक तो वो 6ठी शताब्दी में पाए गए थे, हर किसी के अंदर या तो राजा होता था या तो वहाँ पे साम्राज्य करते थे, और हर किसी की कैपिटल मजबूत होती थी। दूसरा, आप नोटिस करेंगे जितनी भी कैपिटल्स होती थी ना, उन सभी कैपिटल्स में नौकरशाही देखी जाती थी। एट प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो ना, क्या देखते हो, एट प्रेजेंट टाइम में आप ये देखते हो कि जो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स होते हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, वो नॉर्मली जनता से ही निकाले जाते हैं। उस टाइम पीरियड में क्या होता था, उस टाइम पीरियड में राज्यों में किसान हुआ करते थे और या तो शिल्पकार हुआ करते थे, उन्हीं में से अपॉइंटमेंट करी जाती थी। और अपॉइंटमेंट क्या होती थी, या तो स्थायी सेना के लिए हो सकती थी। स्थायी सेना क्यों भाई? क्योंकि उस समय पे मतलब अगर कोई युद्ध हो जाए तो हमें परमानेंट आर्मी की जरूरत पड़ती थी। जैसे एट प्रेजेंट टाइम हम लोग सिंघम जी को रखते हैं और पता है कि कोई भी हमला हो जाएगा तो ये बंदा संभाल लेगा परमानेंट, या तो ये आर्मी हो सकती है, मतलब ये पुलिस वाले हो सकते हैं, या तो आर्मी
भी हो सकती है। आज के टाइम पीरियड में हम लोग रखते हैं, अर्ली टाइम पीरियड में भी वो लोग रखा करते थे इन चीज़ों को, क्योंकि उनको पता है कि सैनिक को और नौकरशाही को रखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि अगर पूरा का पूरा स्टेट चलाना है, जैसे आज के भारत को चलाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम पूरे भारत को चलाते हैं। ऐसे उस टाइम पीरियड पे धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र हुआ करते थे, जिसकी वजह से किंग्स के लिए और जितने अलग अलग लोग होते हैं उनके लिए कायदे कानूनों को रजिस्टर्ड किया जाता था, जिसमें बताया जाता था कि सिपाही होगा तो उसका कर्तव्य क्या है, राजा है तो उसका कर्तव्य क्या है, और साथ में अगर सैनिक है तो उसका कर्तव्य क्या है, अगर राज्य के अंदर मंत्री है तो उसका कर्तव्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें एट प्रेजेंट टाइम से अगर हम रिलेट करें तो काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। अगर हम स्टेट की बात करें, कोई भी एक स्टेट है, मगध है, वजी है, कोसाला है, पांचाल है या कुरु है, तो आप देखोगे कि वो टैक्स के बिना नहीं चल सकता है। एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे भारत देश के अंदर जो पीएम होगा या फाइनेंस मिनिस्टर होगा, अगर उसे देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, तो सिंपल सी बात है, टैक्स तो लेगा ही लेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स लिया जाता था। तो उस टाइम पीरियड पे भी ऐसे सबूत हमें देखने को मिलते हैं कि राजा जनता से टैक्स इकट्ठा करता था, क्योंकि वो जनता के काम में लगा हुआ है, या तो टैक्स लेगा या तो ट्रिब्यूट्स लेगा, भेंट लेगा, क्योंकि टैक्स के टाइम पीरियड पे लोग कभी कभी ज़्यादा टैक्स भी दे देते हैं, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 16 महाजनपदों की सभी के फीचर्स है। अगर राज्य चलाना है तो भाई हमें टैक्स की ज़रूरत है, इसलिए हम टैक्स भरते हैं। ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे राजा हर स्टेट के अंदर टैक्स लिया करता था, कंपलसरी है। तो ये 16 महाजनपद के फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस फीचर्स के साथ साथ 16 महाजनपद के बारे में मैंने काफ़ी हद तक रिलेट करने की कोशिश करी है। ये वीडियो का इंट्रो पार्ट था, कैपिटल भी बताई है मैंने कहाँ प्रेजेंट टाइम पे। अब 16 महाजनपदों में से हमें समझना है कि मगध, वाई मगध इज सो पावरफुल अमंग द 16 महाजनपद। सो वन ऑफ माय क्वेश्चन, सबसे पहले आप 500 लाइक पूरे करिएगा और मगध की कैपिटल बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो के अंदर आपको दे रखा है, ठीक है ना। सो उसे फाइंड आउट करिएगा। सो वीडियो कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, इन सब से जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। जब तक के लिए आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे और ई पाठशाला के चैनल को देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।